हम बात कर रहे हैं अब मानव श्वसन क्रिया के बारे में कि मानव के अंदर ये श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए ये इसके दो तरीके हैं, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहला क्या है हमारा अंतः श्वसन और दूसरा क्या है उच्छ्वसन। ठीक है, एक बार मतलब सांस को अंदर लेना और एक बार सांस को बाहर निकालना, आसान भाषा में उसी को अंतःवसन और उच्छ्वसन कहा गया है। लेकिन अंदर लेने के बाद क्या होता है, कौन कौन से पार्ट उसके अंदर शामिल होते हैं और फिर बाहर निकलने के दौरान क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं, ये चीज़ हमको समझनी है। ठीक है, तो अंतः श्वसन के दौरान क्या होता है, वृक्षीय गुहा फैलती है। अब देखिए मान लीजिए जैसे गुब्बारे में हवा फील करते हैं ना, अब अगर आप गुब्बारे के अंदर हवा देते हैं तो गुब्बारे का साइज बड़ा होता है कि छोटा होता है, ये नॉर्मल सी बात है ना। तो किसी भी चीज़ में अगर हवा फील होगी उसका साइज बढ़ेगा ना, तो वैसे ही वृक्षीय गुहा बिल्कुल गुब्बारे की तरह, लेकिन छोटा छोटा गुब्बारा होता है, मान के चलिए। तो उसका साइज बड़ा होगा कि छोटा, बड़ा होगा ना, वो फैलेगा ना। तो जैसे ही सांस को अंदर लिया जाता है तो क्या होता है, वृक्षीय गुहा फैलती है। इसके बाद क्या है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं। हमारे जो पसलियां होती है उसमें जो पेशियां लगी हुई होती है वो सिकुड़ने का काम करती है। अब बस स्टेप्स याद रखिए, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। जो हमारे शरीर का जो वक्ष है, एक तो वो ऊपर और बाहर की ओर प्रेशर डाल के गति करने का काम करता है। क्यों करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। जब वो प्रेशर होगा वहाँ से आगे के स्टेप में क्या होता है, दबाव कम होता चला जाता है और फिर वो कहाँ चला जाता है, फेफड़े के अंदर। यानी कि अंतः श्वसन के अंदर मेनली क्या है, फाइनली हमको ये जो वायु है उसको कहाँ तक पहुँचाना है, फेफड़े तक। उसके बीच में तीन चीज़ें हुई, वृक्षीय गुहा के अंदर क्या वो फैला, फिर वहाँ से जो पेशियों में जाता है वो सिकुड़ा और फिर वहाँ से वक्ष गति करके वहाँ कहाँ तक पहुँचाया, गुहा के अंदर, जहाँ पे वायु का प्रेशर कम हुआ और वायु फेफड़े के अंदर फील हो गया। तो ये होता है अंतः श्वसन के दौरान जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर ये जब प्रोसेस परफॉर्म हो गया, वापस क्या होगा, निकलेगा बाहर। उसके द्वारा क्या होगा, वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। अब बैलून से एयर रिलीज कर दोगे तो कैसा हो जाता है, नॉर्मल साइज में आएगा ना, तो वैसे ही वो छोटा हो जाता है। पसलियों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। अब देखिए कोई भी चीज़ जब आप अंदर की ओर खींचते हैं तो क्या आपको एक प्रेशर नज़र नहीं आता है, जैसे सांस अंदर लेकर खींच के देखिए तेजी में, तो क्या होता है, एक बार खींचिए सांस अंदर तो देख रहे हैं ये सिकुड़ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, हमारा ये वाला पार्ट है पूरा बाहर आता है ना, और अंदर एक दबाव महसूस होता है कि नहीं होता है। वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। एक बार भूल जाइए ना तो एक बार खुद सांस लेके अंदर देखिए एग्जाम में, है ना, और जब सांस छोड़िए बाहर देखिए क्या होता है, एक रिलैक्सेशन मिलता है ना, आसान भाषा में वही चीज़ लिखिए। देखिए पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है, आराम के मोड में आ जाती है, वक्ष अपने स्थान पे वापस आ जाता है और गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर आ जाती है। क्योंकि जब बाहर निकालना है तो प्रेशर बढ़ेगा तभी तो बाहर निकाल पाता होगा ना, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इन्हेलेशन और एक्सेलेशन बोलते हैं इसको। तो इनहेल करने में अगर भूले तो एक बार इनहेल करके देखिए कि आपके शरीर में क्या क्या हो रहा है, और एक्सेल करने के समय उसी चीज़ को पॉइंट वाइज लिख देना है। ठीक है, बस नाम याद रखना पड़ेगा जो हिंदी है। तो ये इस होता है किसके दौरान, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन के द्वारा। भाई अंतः श्वसन को आसान भाषा में क्या लिखा है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाते हैं। इसमें क्या है, फेफड़ों से वायु और गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। यानी हम लोग या जो भी जीव जंतु हमारे स्थल पे रहते हैं भूमि के ऊपर, वो हमारी तरह ही काम करते हैं। तो क्या करेंगे, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेंगे ना। लेकिन जो जलीय जीव है वहाँ तो कोई वायुमंडल है नहीं, तो वो किसमें से लेते हैं, जल के द्वारा, है ना। जल में घुले हुए विलेय ऑक्सीजन, मतलब जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उन्हीं से वो ऑक्सीजन लेते हैं। और इसलिए उनके अंदर एक अलग से स्पेशल ऑर्गन होता है, गिल। जैसे आपने मछली में पढ़ा हुआ ना गिल्स, वो गिल क्या करती है, वहाँ से ऑक्सीजन निकालने का काम करती है, वो हमारे अंदर नहीं पाया जाता। इसीलिए हम लोग पानी में जाने के बाद हमारा दम घुटने लग जाता है ना, सांस नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो जलीय जीव है वो आसानी से सांस ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी जीव है जो ज़मीन पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, तो उनके अंदर भी वो पाया जाता है ऑर्गन। हमारे वो पास वो कैपेसिटी नहीं है। कोई दिक्कत? अब देखिए
कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। अभी जो हमने चीज़ें बात की वो एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वायु, ऑब्वियसली CO2 की बात हो रही है। समृद्ध कूपिका वो कहाँ गया बेटा, वो रक्त वाहिका में। वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन, फिल्ट्रेशन के बाद जो ऑक्सीजन हुआ RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बेरिक हाइपोऑक्साइड बनाती है, ठीक है। बेरिक हाइपोऑक्साइड बोलते हैं, आप HbO2 भी याद रख सकते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन हुआ RBC मतलब रेड ब्लड से, लाल रक्त कणिका है ना, जो हमारे बॉडी में दो रक्त होते हैं ना, लाल और एक सफ़ेद। तो जो RBC होता है रेड ब्लड सेल्स या सफ़ेद लाल रक्त कणिका जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन घुला होता है। हमारे बॉडी में देखिए दो टाइप्स के ब्लड होते हैं, एक जिसके अंदर ऑक्सीजन घुला होता है और एक जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं घुला होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये RBC में घुल गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है यहाँ, और ये क्या बनाती है, HbO2, ठीक। CO2 का उत्पादन, अब सेल्स के बाद ये कहाँ जाता है, ऊतक के अंदर, है ना। तो ऊतक में क्या होगा, देखो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, जब ग्लूकोज बनेगा तो मैंने कल भी बताया था वहाँ पर ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है। और वहाँ पे भी क्या होगा, धमनी द्वारा, अब देखिए यहाँ पे एक एरो इस साइड है और एक एरो इस साइड, यानी कि धमनी द्वारा ऑक्सीजन पहले कहाँ पहुँचा, ऊतकों में। ये जो चीज़ें हुई वहाँ ऊतक में ऑक्सीजन पहुँचा, फिर वो क्या हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ और फिर CO2 का उत्पादन हुआ। देखो उल्टा प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन जाता है तो CO2 बनता है ना, तो CO2 बना कैसे, ऑक्सीजन पहुंच गया धमनी द्वारा ऊतक में ऑक्सीजन, फिर वहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और रिडक्शन का हिंदी क्या होता है, अवकरण। हाँ, तो ऑक्सीकरण में आपको पता क्या होगा ना, क्या है कि जब उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। तो वहीं पर ऑक्सीजन रिलीज हुआ ग्लूकोज में और फिर वहाँ पे से क्या हुआ, CO2 का उत्पादन हो गया। तो ये भी एक सवाल बन गया है कि CO2 का उत्पादन कहाँ से होता है और कैसे होता है। तो ये 3 स्टेप्स है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए CO2 पहुँच गया ऊतकों में, फिर CO2 कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर, रक्त वाहिकाओं में, और फिर CO2 का हो गया रक्त में विषन, रक्त में फैला, फिर वहाँ पे क्या हुआ, रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में गया, CO2 का कूपिका कोश में विषन, अब उसमें फैला, और फिर CO2 का मोचन नासा द्वारा विषन द्वारा बाहर। अब देखिए ये जो दूसरा है, ये वो स्टेप है कि CO2 कैसे हमारे बॉडी में फैल के बाहर निकालते हो आप लोग। तो उसमें सबसे पहले क्या है, CO2 कहाँ गया, हमारे टिश्यूज के अंदर, ऊतकों में, फिर कहाँ गया, ब्लड वायु में, ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिका में, फिर कहाँ गया, रक्त में फैला पूरी तरीके से, उसके साथ कहाँ गया, कूपिका में, फिर कूपिका से कहाँ आया, कोश में विषन जहाँ पे होता है कूपिका कोश में, और फिर हमारे नोजल, नाक के जो छिद्र है उसके द्वारा हमने कहाँ निकाल दिया, बाहर। तो ये था CO2 बना कैसे और ये है CO2 निकला कैसे। ये अलग अलग क्वेश्चंस है। देखो पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन ब्लड में घुलेगा तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाएगा, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि CO2 का निर्माण कैसे होता है हमारे बॉडी में, पहुँचता कैसे, और तीसरा है कि CO2 हम लोग बॉडी में कैसे बाहर निकालते हैं। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है जो एक प्रोसेस में पढ़ाया गया है आपको। क्या बात क्लियर है, ठीक है। और देखिए कितना बढ़िया से अब इन चीज़ों को आप लिखना शुरू करोगे ना तो आपको 10 लाइन लिखना पड़ेगा, ये एक लाइन में ख़त्म हो गया है ना। इस एक फ्लो चार्ट में सारी चीज़ें क्लियर है कि कैसे पहुंचा और कैसे बाहर निकल गया। हमको बहुत ज़्यादा, अब मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 10 लाइन लिखने की जरूरत है क्या, एक फ्लो चार्ट बनाइए, काम खत्म हो गया। हमको समझाने से मतलब है ना। देखिए अगला प्रोसेस हमारा क्या है बेटा, संवहन। संवहन क्या होता है, मनुष्यों में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन कहीं भी आप उसको समझ लीजिए एज लाइक अ रोड, रास्ता। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे में हमने 2 नाम, बड़ा पॉपुलर नाम आप लोग को याद होगा, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का काम, उसको क्या कहा जाता है, संवहन तंत्र। पेड़ पौधे का संवहन तंत्र ही होता है ना। संवहन मतलब वो जगह जहाँ के थ्रू आप फ्लो करा सके। अब हमारे बॉडी में ये सारा काम जो हो रहा है उसके लिए कुछ जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। पाइप जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, ऑक्सीजन पाइप्स होती है, वो इसीलिए काम के लिए तो होती है ना। प्रोसेस तो तब होगा ना जब एक रास्ता होगा।
तो उसके लिए चाहिए क्या, संवहन तंत्र, और उसके अंदर क्या होता है, संवहन। तो जितने भी भोजन या ऑक्सीजन या जो भी चीज़ें हमने बनाया उसको जो पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, निकालना या ले जाना, जो भी चीज़ है वो करने के लिए कौन होता है, संवहन तंत्र। ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, संवहन। चाहे इसमें भोजन हो, चाहे सांस लेने की प्रक्रिया हो, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को रिलीज करना, ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, ये सभी संवहन तंत्र के अंदर ही आते हैं। और उसके अंदर फिर ऑब्वियसली संवहन तंत्र बोल रहा हूँ तो अलग अलग पार्ट्स उसके अंदर शामिल है ना, जिसकी सहायता से ये संवहन की प्रक्रिया प्रारंभ होती होगी। ठीक है, ये संवहन जस्ट लाइक ए पाइप, जैसे हमारे घर में पाइप होता है ना, पानी की टंकी से लगा होता है, तो क्या हम लोग पूरे घर में सप्लाई नहीं डालते हैं पानी का, किचन में ले जाना हो, वॉशरूम के लिए जाना हो, बाथरूम में ले जाना हो, जहाँ भी आपको जरूरत है वहाँ पानी की सप्लाई दोहराते हैं ना। तो अलग अलग माध्यम से पानी पहुँचता है पाइप में, अलग अलग पाइप से। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी है, पूरे देखते हो जब शरीर को दबाते हो तो पूरे ऊपर से नीचे तक पूरा नसेज नजर आती है आपको बॉडी में। तो ये क्या है, हमारा संवहन तंत्र है, संवहन का पार्ट है। कोई दिक्कत? और ये हमेशा काम करता है, हमेशा। अब देखिए मानव तंत्र के, इसलिए मैंने तंत्र लिखा था, तंत्र यहाँ भी दे दिया। मुख्य अवयव क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे मेनली 3 अवयव की बात की जा रही है। सबसे पहला हमारा हार्ट, हमारा हृदय, ठीक है। दूसरा रक्त नलिकाएं, जिसके अंदर दोनों शामिल है, धमनी भी और सीरा भी, इसको एक साथ नलिकाएं बोलती है। और दूसरा वहन माध्यम रक्त व लसिका, ये तीनों मिलके एक संवहन तंत्र का निर्माण करती है। सबसे पहला इसमें क्या है बेटा, हृदय। थोड़ा सा उसको समझाने से पहले रक्त की चर्चा की गई है। ऑब्वियसली ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर, है ना। अभी हमने बात भी किया था कि रक्त 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए रक्त क्या है, 2 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। एक ठोस अवयव, यानी कि रक्त के अंदर कुछ ठोस पदार्थ भी पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा द्रवीय अवयव। ज़्यादातर हमको लगता है कि रक्त मतलब लिक्विड ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिक्विड्स, ब्लड के अंदर कुछ ठोस पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। वो होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, रुधिर कणिकाएं जिनकी कहती है। रेड ब्लड RBC है ना, रेड ब्लड सेल्स है ना, उसका नाम ही है कणिका। छोटे छोटे होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उसको आप ऐसे नहीं देख पाओगे। जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो नजर आएगा आपको, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, रुधिर कणिकाएं, ब्लड सेल्स। और दूसरा होता है प्लाज्मा, ये लिक्विड वाला पार्ट होता है, जो व्हाइट व्हाइट उजला उजला, जो कभी देखते हो चोट लगता है तो एक पानी टाइप का रिश्ता रहता है हमारी बॉडी से, दैट्स अ प्लाज्मा। WBC के अंदर पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर। पीले रंग का तरल पदार्थ। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा का आंसर क्या है, एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें 90% से ज़्यादा क्या होती है, जल होता है, पानी, और शेष होता है प्लाज्मा, एब्लुमिन, ग्लोबुलिन, ऐसे कुछ पदार्थ उसमें शामिल होते हैं, है ना, एज ए प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स है, कुछ प्लाज्मा है, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं। ये बहुत कम पाया जाता है, ज़्यादातर होता है 90% क्या, पानी, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारे उसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। और फिर होते हैं ठोस पार्टिकल्स, यानी कि रक्त दोनों पार्टिकल का कम्बिनेशन है, ठोस अवयव भी और द्रव अवयव भी। लेकिन ज़्यादातर अवयव क्या होता है, द्रव, ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, द्रव, ठीक है। अब देखिए जो ठोस यानी कि जो ब्लड सेल्स है, ये 3 टाइप में बांटा गया है। एक लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स, RBC, श्वेत रक्त कणिका, WBC, और प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का नाम प्लेटलेट्स ही होता है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, RBC इसलिए कि बहुत जगह RBC ही क्वेश्चन में लिख देगा, ठीक है। WBC तो ये भी याद रखिए, और इसको तो प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो ठोस अवयव है, जो रुधिर कणिका है, वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और तीनों का अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। देखिए ये जो लाल रक्त कणिका क्या है, ऑक्सीजन और CO2 का वहन करती है हीमोग्लोबिन में, और रक्त को लाल देता है। ये जो HB हीमोग्लोबिन देखते होंगे, जब हमारे ब्लड में कमजोरी होती है तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन का टेस्ट लिखता है, और यही हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग लाल होता है, ठीक है। अगर उसकी परसेंटेज कम हो जाए तो आपका ब्लड का कलर चेंज होने लग जाएगा, काला टाइप, कमजोरी फील हो जाएगी, बहुत सारी चीज़। उसका कारण ये होता है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता है, और जब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगा तो पोषण होगा, पोषण नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो सारी कहानी वहीं पे, इसीलिए बॉडी हमारा कमजोर पड़ने लग जाता है। कभी कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं मेरे भाई खाते बहुत हैं लेकिन फिर भी कमजोरी फील होता रहता है। तो वैसे लोग को डॉक्टर के पास जाने के लिए क्यों कहा जाता है,
तो वैसे लोगों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके बॉडी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि हम सांस ले रहे हैं अच्छे से, बट वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके कारण से फिर हीमोग्लोबिन बहुत सारी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोसेस खराब हो जाएगा। दूसरा देखिए, श्वेत रक्त कणिका शरीर को रोग मुक्त बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड करने में। यानी कि इसका काम क्या होता है? हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम है ना हमारा, ये बार बार हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। जाओगे डॉक्टर के पास, कहेगा अरे सर बार बार सर्दी खांसी हो जा रहा है, तो कहेगा तुम्हारा इम्यूनिटी खराब है, बोलते हैं ना सर। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी वो पार्टिकल्स है जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता देता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए, तो हम तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। जैसे ही मौसम बदलेगा तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा, सर्दी खांसी हो जाना, बार बार बुखार लग जाना, कोई भी पहले बीमारी आएगी तो सबसे पहले आप ही पर अटैक करेगी। मतलब आप में मतलब उन लोगों पे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए इम्यूनिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे मेरा भी इम्यूनिटी बड़ा कमज़ोर है, लेकिन मतलब मेंटेन करना ज़रूरी है। और मेंटेन क्यों नहीं हो पाता है? डाइट की वजह से। इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपका डाइट, भोजन। ठीक है, सही भोजन और सही समय पे भोजन, और वो चीज़ हम लोग लेते नहीं है। इसलिए तो WBC का मेन रोल क्या है? हमारे बॉडी में लड़ने से की क्षमता को पैदा करना। अब सोचिए, अगर हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता ना हो तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। और हमारे चारों ओर बीमारियों का होलसेल मार्केट है। आपका जो वायुमंडल है ना, वो होलसेल मार्केट है बीमारियों का। इसके अंदर इतने बैक्टीरिया, वायरस घूम रहे हैं हमेशा 24 घंटे, उससे ये बचाता रहता है। जहाँ इम्यूनिटी कमज़ोर हुआ कि वो तो इंतजारे में रहता है कि ऐसा इंसान मिले कि बस कभी सर्दी हो, कभी खांसी हो, ज़्यादा खांसते खांसते टीबी पकड़ा दे। नहीं, हाँ टीबी नहीं, बीमारी वाला टीबी। हाँ, होता है ना, खांसी बढ़ते बढ़ते टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, प्लेटलेट्स, इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी तो आपका ब्लड जमेगा नहीं, ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। अब सर कहोगे सर ब्लड का थक्का बनाने की क्या ज़रूरत है? तो लिक्विड है ना, ठीक है, ठीक तो लिक्विड ही है, लेकिन देखिए जब हमारा बॉडी में हम इंसान है, जानवर है, तो चोट लगती रहती है, कटवट लगता रहता है। अब सोचिए आपका हाथ या कुछ अंग कटे, अब ब्लड निकलना शुरू हो जाए और रुकवे ना करे तो क्या होगा? नहीं, हमारे शरीर में अगर ब्लड निकलना शुरू हो गया और वो ना रुके तो ब्लड बचेगा शरीर में? अब बिना ब्लड के सर्वाइव करोगे? तो नहीं। तो देखते हैं हमारा ब्लड हाथ करता है, बहुत जल्दी रुक जाता है। नहीं, कुछ लोग ज़बरदस्ती उसको रोकते रहते हैं, ज़्यादा कट जाता है तो थोड़ा ज़्यादा गिर जाता है, बट फिर भी रुक जाता है वो। तो रुकने का कारण क्या है? मतलब अंदर से कुछ तो ऐसा होता होगा ना, उसको रोकता होगा। ऊपर से आप सोचोगे कि पट्टी बांध कर रोक दे, वो संभव नहीं है ना। लोग जो सोचता होगा कि सर ज़बरदस्ती बांध कर रोक देंगे, ये पॉसिबल नहीं है ना। अब ज़बरदस्ती बांध के रोकोगे नस फट जाएगा। अब सोचो, आप ऐसा अंदाज़ा लगाओ, एक पानी के पाइप में फ्लो आ रहा हो, ठीक है, और उसका आप मुंह बंद कर दो और नल चालू रहे, कितना देर रोक सकते हो? कुछ समय तक रुकेगा, जब तक पाइप की कैपेसिटी नहीं फटने की। ज़्यादा प्रेशर करोगे, इधर से दबा के रखोगे, पाइप कहीं से भी लीक कर देगा, कहीं से भी फट के बाहर आ जाएगा, आएगा ना। तो वही कहानी तो हमारे बॉडी में भी है ना। हमारा ब्लड वेसल्स है, एक रेगुलर फ्लो हो रहा है, बाहर आया तो उसको रोक दिए, जबरदस्ती बांध के पकड़ लिए, तो एक समय आएगा कि फट जाएगा। तब कहाँ बांधो? नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। वो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड बाद उसको रोक देता है, उसका थक्का जमा देता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए बाहर से उसको दबा देंगे तो रुक जाएगा वो। तो अगर इसकी संख्या में जब कमी होती है ना, तो यही है, ब्लड का थक्का बनना कम हो जाएगा, फिर कटेगा तो जल्दी ब्लड ही नहीं रुकेगा, आपका ब्लड फ्लो होता रहेगा। बहुत प्लेटलेट्स होता ही है बॉडी में हमारे, कम से कम 1-1.5 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स होना चाहिए संख्या। उससे ज़्यादा कमी हो जाएगी तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स का एक और इंपॉर्टेंट काम यहाँ नहीं लिखा गया है, ब्लड को फॉर्म करना। ब्लड बनाने का काम भी प्लेटलेट्स ही करता है। ये जो लाल रक्त कणिका है, रेड ब्लड सेल्स है, उसको रेगुलर बनाए रखने का काम भी कौन करता है? प्लेटलेट्स। उसकी संख्या में बढ़ोतरी करना। तो इसलिए प्लेटलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? रुधिर कणिका है। अब बताओ, किसी का काम कमज़ोर है इसमें? तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना रहा है, एक बीमारी से लड़ रहा है, और एक उसके फॉर्मेशन को थक्का बनाने का काम है, और एक साथ इनको क्या बोलते हैं, ठोस रुधिर कणिकाएं। दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा, प्लाज्मा, जो हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके पार्ट्स की, जिसके थ्रू ये होगा। रक्त वाहिका क्या क्या होती है, देखिए इसके अंदर हमने दो नाम देखा था, एक धमनी और एक सीरा, ठीक। वेन्स और आर्टरीज कहा जाता है इसको। धमनी क्या होती है, वेन्स, और इसको क्या कहा जाता है, आर्टरीज, वेन्स एंड आर्टरीज, धमनी और सीरा। देखिए इसका काम क्या है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। देखिए ध्यान से सुनिए, इसने क्या किया, हार्ट से शरीर के अलग अलग पार्ट तक, यानी कि ये कब काम करता होगा, जब ब्लड फॉर्मेशन पूरा हो जाता होगा। क्या लिखा है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, यानी कि ये कैसा ब्लड होता होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए हमारे बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। अभी हार्ट का जब फिगर पढ़ोगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, कहाँ नहीं जाता है, लेकिन इसको याद करने का तरीका कैसे, मैं ये समझा रहा हूँ। जहाँ इसने बात किया क्या, कि हृदय से शरीर के अलग अलग पार्ट तक, तो हृदय से शरीर में अलग अलग पार्ट में उनको कौन सा ब्लड चाहिए, जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, तभी तो हमको ऑक्सीकरण मिलेगा ना, एनर्जी मिलेगी। बिना ऑक्सीजन का ब्लड हम लोग क्या करेंगे। तो ये वो ब्लड है जो ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। अब देखिए क्या होता है, जब हम लोग हार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे अभी हृदय का, तो उसमें ये देखेंगे कि हार्ट जब पहुंचाता है, तो अब यहाँ से सोचो, यहाँ के पास हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट के अंदर दो हिस्से हैं, एक हमारा शरीर का नीचे का हिस्सा, एक शरीर का ऊपर का हिस्सा। तो जो नीचे का हिस्सा है, जैसे मान के चलो ये पानी का टंकी है यहाँ पे, ठीक है, पाइप नीचे भी है ऊपर भी है, तो यहाँ से नीचे जो पाइप में पानी जाएगा वो तो आसानी से चला जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर पहुँचेगा, ऊपर पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, है ना। और कोई तरीका है क्या, जब उसको झटका मारेंगे ना तब हो सकता है वो पहुँचे। तो हार्ट इसीलिए झटका भी मारता है, हार्ट बीट देखते हो ना, ऊपर नीचे होता है, इसका कारण यही कि एक बार धक्का मारता है, और जब धक्का मारेगा और सोचो पाइप पतला हो तो बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए बाय डिफॉल्ट इसकी भित्ति होती है मोटी, ताकि वो जो धक्का देने के बाद जो प्रेशर फील होता है ना, वो भी बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। ये याद करने का तरीका समझा रहा हूँ कि कैसे याद रखोगे। और ये फ्लैक्सिबल होता है ताकि वो फैले भी, तो फैल भी जाता है और फटता भी नहीं है, मोटा होता है। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, हार्ट से फेंके गए ब्लड को पहुँचाना सारे हिस्सों में। क्या बात समझ में आ रहा है। अब ठीक इसका ये सतही नहीं होती, उसको के नीचे पाई जाती है, डीप सीटेड, ठीक है। ये छोड़ दो, इसको कोई जरूरत नहीं है, ये पॉइंट आप इग्नोर भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ठीक इसका उल्टा कर दो, ठीक है। क्या लिखा है, सिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत, देखो यहाँ लिख दिया है ना, डीऑक्सीजनेटेड, अनऑक्सीकृत, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं हो, उसको रुधिर से एकत्र करके वापस हृदय में पहुंचाती है। अब देखिए हृदय तो ब्लड तब पहुंचाएगा ना जब हृदय को ब्लड हमेशा मिलता रहेगा। तो ये एक साइकिल की तरफ चलता है, साइकिल मतलब एक बार जाना एक बार आना, चलता रहता है। तो हमें कौन सा ब्लड हमेशा चाहिए, हार्ट को, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, एक ऐसा हिस्सा होता होगा, ठीक है। तो ये अनऑक्सीकृत ये किसके अंदर से आता है, सीरा के अंदर से, आर्टरीज के अंदर से, ये वापस उसको लेके और पहुंचा देता है कहाँ, हृदय में। तो ये देखो हृदय से दूर फेंका और ये हृदय के अंदर आया, ठीक है। अपवाद, अब ये अपवाद याद रखिएगा, ये फुफ्फुस धमनी, ये क्वेश्चंस, अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शनल, इसके अंदर ये नहीं होता, इसको छोड़ दीजिए। सीरा की भित्ति देखो, ये मोटा था, ये कम मोटा है, कम लचीला, क्योंकि नीचे के काम करता है, इसमें ऑक्सीजन होता नहीं है, प्रेशर के बिना काम करता, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। और वॉल्व होते हैं, वॉल्व जैसे वॉल्व एक तरह से समझ लो खिड़की की तरह, जैसे अभी हार्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें देखना एक रास्ता होता है बीच में, ठीक है। तो वैल्व, हाँ वैल्व को आसानी से समझ सकते हो फुटबॉल के एग्जाम्पल से। आप फुटबॉल में अपने हवा कभी दिया है, फील किया है? तो जब फुटबॉल में हवा फील करते हो तो कोई मुझे बताओ कि फुटबॉल में हवा बाहर, या आपके जो टायर में है वो हवा बाहर कैसे नहीं निकलता। हवा आप डालते हो, लीप के फोर्स के साथ डालते हो ना, तो उसमें और ऐसा कोई नटवर्क तो होता नहीं है,
प्रेशर डाले गया, हवा अंदर चला गया, तो फिर हवा अंदर रुकता कैसे, बाहर क्यों नहीं निकलता है? कई बार आप लोग टायर में हवा भरवाते हो, टीम में भरवाते हो, फुटबॉल में हवा भरवाए, बताइए हवा कैसे रुकता होगा? कौन सर, आज तो क्वेश्चन आप बोले तो दिमाग में आ रहा है कि अच्छा ऐसा भी तो होता है ना? देखिए इसके अंदर, इन सभी डिवाइस के अंदर एक वाल्व लगा होता है, वो ऐसा होता है इस टाइप का, ठीक है, ये चिपका होता है और पूरी तरह से पैक्ड नहीं होता ये। जब इसमें हवा का प्रेशर डालते हो ना तो ये क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ये जगह बना लिया, ये हवा अंदर जा रहा है, जैसे ही इसमें से पिन निकाले, मतलब जो हम लोग जिससे देते रहते हैं प्रेशर, निकालोगे ये ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा, मुड़ है ना? तो जब चिपकेगा तो हवा बाहर निकल पाएगा क्या? तो जैसे ही हमने प्रेशर देना बंद कर दिया, ये चिपक गया, तो बाहर कैसे निकलेगा? और जैसे ही आप प्रेशर दिए तो ये अलग हो गया। तो इसके लिए क्या होता है, वाल्व। यहाँ भी देखिए क्या होता है, वाल्व। अब ये जो वाल्व होता है एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट है ना, उसके अंदर 4 कमरे हैं छोटे छोटे मान लो। तो जब पहले कमरे से दूसरे कमरे में ब्लड गया, और सोचो वहाँ पे अगर ये वाल्व नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता, गया वापस नहीं फेंक देता क्या पीछे की ओर? जो ब्लड जाता वापस ऊपर भी तो जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक बार जाएगा तो जाएगा, आएगा नहीं। कारण है कि वाल्व बंद हो जाता है, ये भेजा बंद हो गया, है ना, वापस आने का रास्ता नहीं देता है, फिर ये आगे भेज देता है। अदरवाइज क्या होता, बैक फ्लो हो जाता, समझ रहे हो ना? ये सिंगल फ्लो इसीलिए क्या होता है, वाल्व को बंद कर देता है। और ये पाया जाता है हार्ट चैम्बर के अंदर, तो ये सिराओं के अंदर होता है। तो यहाँ आपने क्या देखा, जो धमनी है ये क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हृदय के अंदर जो मिल होता है, जो काम करने के बाद उसको पूरे अलग अलग शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और इसकी भित्ति होती है मोटी और लचीली, इतना याद रखिएगा। ठीक इसका उल्टा, ये डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीकृत ब्लड को हृदय में पहुंचाता है, भित्ति इसकी कम मोटी और कम लचीली होती है। कोई समस्या? ठीक है। अच्छा, समझ में आ रहा है सीरियसली? क्योंकि चैप्टर तो आप लोग पहले भी रीड किए होंगे, है ना? लग रहा है कि कुछ भी भारी नहीं है, ऐसा लग रहा है? कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? बस 2 4 10 नाम जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। नाम तो नाम होता है ना, नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सहेली लोग का नाम याद किए, इनका भी नाम याद कर लेना। प्रोसेस कुछ भी ऐसा नहीं है ना, प्रैक्टिकली एक बार तुम आप समझ लोगे ना, सारी चीज़ें आसान है, ठीक है। रटने वाला बहुत कुछ नहीं है। देखिए नाम लेते आपका हार्ट आ गया, अब हार्ट ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चैम्बर समझाया गया आपको, काफ़ी है। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा शरीर का अंग है, ये हमारा दाया अलिंद, बाया अलिंद। हार्ट के मैंने बोला था ना 4 चैम्बर, ये मान लो एक चैम्बर ऊपर का है, ठीक है, ये पहला चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर, ठीक है। चैम्बर की तरह समझ लो इसको। अब देखो यहाँ पे, ये देखिए ये एरो दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये जाता हुआ एरो है, बॉडी पार्ट्स है, उससे ये कहाँ गया, दाया एलिंग में, दाया हिस्सा में, ठीक है, और दाया निलय यहाँ पे। यानी कि आप ऐसे समझो कि जो आपके हृदय है, सॉरी फेफड़ा है फुफ्फुस में, उसके अंदर हार्ट जो है, हार्ट में 4 चैम्बर बनाया गया, ठीक है। पहला चैम्बर या 4 चैम्बर में 2 कमरा, यानी कि 2 चैम्बर राइट साइड में और 2 लेफ्ट साइड में। राइट और लेफ्ट दोनों के अंदर 2 हिस्से हैं, एक अलिंद और एक निलय। तो जो दाएं साइड में होगा उसको क्या लगा दोगे, दाया, दाया अलिंद और दाया निलय। और जो बाएं साइड में होगा उसको क्या बोलोगे, बाया अलिंद और बाया निलय, ठीक है। अब देखो दाया अलिंद, यहाँ पे 2 3 5 नंबरिंग करके लिखा है, वो अपने हिसाब से, बस हम समझने के लिए समझ लेते हैं। तो अभी हमने क्या बोला था, देखो यहाँ क्या है, प्रमुख सिरा, महासिरा, विऑक्सीजनेटेड रुधिर। यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है ये कैसा है, विऑक्सीजनीकृत, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। चलो एक काम करते हैं, अब इसको स्टेप बाय समझते हैं। सबसे पहले देखो 1 कहाँ पे है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, मैंने पार्ट समझा दिया ना, अब इस फ्लो चार्ट को स्टार्टिंग से समझो।
यहाँ क्या है, फेफड़ा। फेफड़ा कौन सा हिस्सा है, श्वसन वाले पार्ट में। क्योंकि जो हमारे जब हम सांस लेते हैं ना, उसी समय फेफड़ा आधा काम करना शुरू कर देता है ऑक्सीजन को भेजने का। ब्लड तो है लेकिन ये क्या है, वी ऑक्सीजन रुधिर यहाँ से आया फुफ्फुसी शिरा से, इसने भेजा वी ऑक्सीजन के साथ, फेफड़ा ऑक्सीजन रिलीज करता है वहाँ से, ठीक है। यहाँ से आया, कहाँ पहुँचा, बाएं एलिंग में। बस सीरियल डायग्राम देखो, एक दो की ध्यान दे दो। सबसे पहले कहाँ आया, बायां एलिन, फिर हम काम देखेंगे। फिर बायां एलिन से कहाँ जा रहा है, 2 नंबर देखो, बायां निलय में, यानी कि बाएं पार्ट में आया। और यहाँ पे एरो, यही होता है वाल्व, ये जो पार्ट है ना, इसी को वाल्व बोलते हैं। अभी मैंने जो वाल्व समझाया था ना, देख रहे हैं, दिखा रहा ना इस टाइप का शेप, ये आएगा और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर तो बायां एलिन में गया, फिर वहाँ से कहाँ गया, बायां निलय में। ये हमारा हृदय है। अब देखो, ये बायां निलय यहाँ से कनेक्टेड है किससे, प्रमुख धमनी, जिसको महाधमनी कहा जाता है, ठीक है। ये इसने क्या किया, चूंकि अब इसके अंदर ऑक्सीजन आ चुका है, वी ऑक्सीनेटेड मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने कहाँ पहुँचा दिया, शरीर के सारे अंगों में। यही तो आपने पढ़ा था ना कि जो फेफड़े से जो ऑक्सीजन आएगा वो हार्ट के अंदर जो ब्लड है उसके साथ मिक्स हो जाएगा। कहाँ, लेफ्ट पार्ट में, बाएं पार्ट में। और ये बायां एलिन क्या करेगा, इसको प्रेस पुश करके कहाँ भेज देगा, बायां निलय में। ये फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन के साथ है, ये पहुंचा कहाँ, महाधमनी के सहायता से शरीर के सारे अंगों में, ठीक है। काम हुआ। फिर वहाँ से जो वी ऑक्सीजनीकृत, जिसमें ये जो ब्लड है रुधिर, फिर प्रमुख शिरा महाशिरा के सहायता से ये कहाँ पहुँचता है, दायां एलिन, और फिर दायां निलय। इस तरीके से ये चारों काम करता रहता है और ये हमेशा चलता है, हमेशा 24 घंटे। ये रुका, बोलते हैं ना हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक में क्या होता है, ऊपर, हाँ एक्चुअली आता तो अंदर लेकिन जाते ऊपर है। नहीं, अटैक तो ऊपर ही आता है ना, अंदर ऊपर अटैक आता है क्या, अटैक अंदर आता है लेकिन जाते ऊपर है, अंदर बस यही होता है। खैर कभी कभी हार्ट अटैक स्लो भी होता है तो ऊपर नहीं जाते हैं, बच जाते हैं। ज़्यादा तगड़ा आता है तो ये पंपिंग करना बंद कर देता है। देखिए ये प्रोसेस जो है ना बंद हो गया तो कुछ सेकंड हम लोग रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते। पेन होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपके हार्ट में पेन शुरू हो जाएगा। कुछ देर फील होगा कि भाई अंदर कुछ दिक्कत है, जब तक आप बताओगे, अब मान लो 2 मिनट की लड़ोली में मुझे हार्ट अटैक आ जाए, नहीं मैं अपने ऊपर बुलंदी कहोगे सर हम ही को कर देना है बात, ठीक है। खैर किसी के ऊपर, कोई तीसरा हमारे दुश्मन के ऊपर आ जाए, मान, ठीक है ठीक है, किसी भी इंसान के ऊपर मानो हार्ट अटैक आया। अब यहाँ पे जब तक वो बताएगा और तुम सोचोगे हॉस्पिटल ले जाए, अगल बगल में कोई हॉस्पिटल है अच्छा जो हार्ट अटैक का इलाज करे, तो ले जाओगे गोपालगंज, हाँ अगल बगल में, अब बगल में है एगो प्राथमिक उपचार केंद्र, वहाँ जाओगे तो कहेगा हार्ट को ना कपड़ा से बांध लो, और रुक जाएगा, नहीं ना, पूरा शरीर को जोर से बांधो ताकि जो बच रहा वो नहीं पहुँचे, वो गायब हो जाएगा। तो इंसान, तो यहाँ आसपास में हार्ट अटैक आता है तो सीधा ऊपर चला जाता है। और शहर में है तो अगर नज़दीक में हॉस्पिटल कोई है थोड़ी दूर पे तो हो सकता है आप बच जाओ, है ना, लेकिन यहाँ पे चांसेस ना के बराबर है। इसीलिए गांव में जिसको हार्ट अटैक आता है वो देखना, वो पता चलता होगा कि गाड़ी लाद उद के लेके जा रहा है, तब तक रास्ते से फ़ोन आएगा कि वापस आ रहे है ना, गोरखपुर पहुँचने से पहले पहुँच गए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, और ये हार्ट का एक्चुअली डायग्राम है, ठीक है, एक्चुअल ऐसा होता है हार्ट, ठीक है। यही चीज़ें देखिए, ये जो ब्लू दिखा रहा है ना, ब्लू पार्ट्स में दिखाया गया महाधमनी का हिस्सा है वहाँ पे। देखिए ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं, ये फुफ्फुस शिरा है, ये फिगर्स में दिखाया गया है। आप एग्जाम्स में ये फिगर भी बना सकते हैं, ना बने तो ऊपर वाला भी बना सकते हैं, अगर हार्ट का फंक्शन आए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाने से मतलब है, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका काम है कि हार्ट कैसे फिगर्स होते हैं। अगर प्रैक्टिस कर पाइएगा तो बहुत बेटर है, नहीं कर पाइएगा तो ऊपर वाला फिगर बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ऊपर वाला भी आप बनाएंगे ना और पूरे पार्ट्स के नाम सही लिखेंगे, एक भी नंबर कोई काटेगा नहीं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि यही फिगर बनाएंगे तो भी आपके नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, अच्छा दिख रहा है, दिख तो अच्छा ही रहा है,
पेज फाड़ के लेके जाना, चिपका देना कॉपी के ऊपर, समझ रहे हो ना, लेके जाना और जहाँ हट आया वो निकाल के टाक। मास्टर साहब अरे क्या कर रहे हो? तो सब चिपका रहे हैं, है ना, काहे चिपका रहे हो? तो कहते सर हमारा दिल हम चिपकाए, आप कौन है रोकने वाले? नहीं, हमारा कॉपी हमारा दिल, ले जाइए। देखिए यहाँ पे मैंने अभी जो समझाया था, ये लिखा है, हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको समझाया था कि आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया जो हार्ट में ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको वापस आने से कौन रोकता है, बैक फ्लो से? तो कौन है? वाल्व। फुटबॉल याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, है ना, क्योंकि फुटबॉल में सेम वही काम होता है, बस अंदर है कि वहाँ पे एयर जा रहा है, यहाँ पे हमारा ब्लड आता है। कोई दिक्कत? इसके बाद हम बात कर रहे हैं लसिका का। लसिका ऐसा लग रहा है किसी लड़की का नाम नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये क्या है? एक तरल उत्तक है, प्लाज्मा, है ना, जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। मैंने आपको बताया था अभी, उसके अंदर प्रोटीन के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और लसिका वहन में सहायता करता है, हेल्प करता है फ्लो होने में, क्योंकि देखिए अगर ठोस कण होंगे तो पाइप के अंदर फ्लो हो पाएगा क्या? तो वहाँ जो लिक्विड होता है ना, फ्लो करने के लिए हमको लिक्विड चाहिए, पानी के बिना लूज नहीं होगा तो फ्लो कर ही नहीं सकता, इसीलिए वहाँ पे लसिका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब मनुष्य के अंदर कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब हमारा बचता है सजीव के अंदर थोड़ा पादप, ठीक है। तो ये इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये हम लोग बहुत जानते ही हैं। पादप के अंदर परिवहन, जिस तरह से हमारा संवहन तंत्र है उसी तरीके से पादपों के अंदर, पौधों के अंदर भी संवहन तंत्र होते हैं, और इसके सिर्फ दो हिस्से हैं, जाइलम और फ्लोएम। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, क्योंकि इसका स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिख देते हैं। दैट्स अ जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम, ठीक है। ये होता है जाइलम और ये होता है फ्लोएम, दो तंत्र हैं, ठीक। और ये पूरे पेड़ में फैले होते हैं, पूरे पौधों में फैले होते हैं। ये जाइलम का काम क्या है बेटा? पादप तंत्र का एक अवयव जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। आसान भाषा में समझिए तो जाइलम का काम क्या है? मैंने आपको याद होगा एक फिगर समझाया था बहुत दिन पहले कि जो पेड़ होते हैं, ये हमारे जो रूट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक दो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर मान लो, है ना। तो ये जो पाइप्स होते हैं ये आपके रूट सेल से कनेक्टेड होते हैं। जो जड़ के अंदर छोटे छोटे जड़ जो निकलते हैं ना, रूट जड़ के जो पार्ट्स होते हैं उससे रूट सेल्स कहा जाता है, उनसे कनेक्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी मिट्टी है, उसमें जो घुले हुए जल है और खनिज पदार्थ है उसको वो क्या करती है? अवशोषित करती है ना। और फिर ये जाइलम की सहायता से ये कहाँ पहुँचाती है? पत्तियों तक। ये कहाँ पहुँचाती है? पत्तियों तक। यानी कि जाइलम जो फैला होता है वो पत्तियों तक फैला होता है, ठीक है। फिर पत्ती के बाद जाने के काम हम सारा पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, भोजन बनाएगा, और भोजन बनाएगा तो सिर्फ आप ही को खाली ऑक्सीजन खिलाएगा कि खुद भी खाएगा? अब इसलिए भाई उसको ग्रोथ करना है ना, अपना विकास करना है, तो उसको जो भोजन बनाया, कार्बोहाइड्रेट वही जो बनाता है, ग्लूकोज सुक्रोज जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है? पूरे पौधों में ट्रांसफर करेगा। तो उसके लिए क्या है? फ्लोएम। इस फ्लोएम की सहायता से पूरे पौधे में हर जगह ऊपर से लेकर नीचे तक इसको क्या करता है? उस भोजन को ट्रांसफर करता है, और फिर पत्ती की सहायता से ऑक्सीजन निकालना वो निकाल देता है जो हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ करेगा तब ना भाई, आप फूलेगा, फिर फल देगा, फिर हम खा जाएंगे। हम तो डबल कलाकार हैं, ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं और इंतजार करते रहते हैं कि उसमें से कुछ निकले। और जहाँ निकाला अब बड़ा हुआ तो पेड़ सोचता होगा कि हम खुद खाए, उससे पहले तो हम गायब कर देते हैं, ले लाएंगे नहीं। और ऊपर से तुम जैसे बानर, है ना, कि कुछ लोग तो पकड़े का इंतजार करते हैं, तुम लोग तो कच्चे में गायब कर दिए। देखियो गांव के बच्चे लोगों को देखूंगा, अमरूद का पेड़ पे अमरूद अभी इतना बड़ा होता है, वो कहा इंतजार करेगा कि बोर होगा, वो कच्चे में खाम के बराबर। एक दिन मैं बोला, पकड़ लिया एक बार स्कूल में, अरे
क्या तुर रहे थे, कहता सर बोर होता था आप लोग खा जाते हैं, तो हम ही लोग अभी खा गए। एकदम सही बात है। जिससे लीची का काफ़ी पौधा था पहले स्कूल जहाँ रहता था, तो लीची जब इतना इतना बड़ा होता था ना, अभी लाल शुरू हुआ तब तक गायब। हम कह रहे इसको छोड़ दो पकने दो, तो कहता हाँ पकने दो ताकि आप लोग खाए, है ना, उससे पहले हम ही लोग खा लेते हैं, भले खट्टाई सही है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग तो उस प्रजाति के नहीं। अब जाइलम और फ्लोएम भी समझाना पड़ेगा क्या आप लोगों को, है ना। जाइलम फ्लोएम तो आप लोग समझते हैं ना अच्छे से, कैसे होता है नहीं होता, तो उस पर बहुत डीप में नहीं जाऊंगा मैं अभी। क्या लिखा है, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक। एक बार याद होगा मैंने आपको एक फोर्स समझाया था, सक्शन फोर्स। एक सवाल मैंने पूछा था जब आप शायद आप 9th में थे, कि पता नहीं मुझे याद है कि 10th के स्टार्टिंग में थे, कि आखिर जमीन के नीचे जो हिस्सा होता है वो जाइलम ऊपर तक कैसे पहुंचा देता है, जबकि उसमें कोई मोटर वोटर तो लगा नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कौन काम होता है, आपके पत्तियों में जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा में पेड़ में क्या पाए जाते हैं, पत्तियाँ, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ मैं। पत्तियों में क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, तो वाष्पीकरण होने, ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, उससे क्या होगा, ऊपर सारे पत्तियों में पानी की कमी हो गई, है ना, और नीचे पानी भरपूर मात्रा में है। तो हमको पता है कि किसी भी चीज़ का फ्लो कहाँ होता है, हाई फ्लो से नीचे ऊपर की ओर, हाई टू लो। अब नीचे हाई प्रेशर है और ऊपर नीचे हाई है, ऊपर क्या है, लो है, तो क्या नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर नहीं बनेगा, और उसी फोर्स को बोलते हैं सक्शन फोर्स। ये लिखा है ना, ऊपरी मुखी, ऊपर की ओर। उसका कारण होता है गैप, जो अपने अभी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था कल। हर जगह पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। नीचे हो गया हाई प्रेशर, ऊपर हो गया लो प्रेशर, और जब ऊपर हाई प्रेशर हो जाएगा तो नीचे की ओर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि पौधों में ताप नहीं है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आज समझाया था, इसीलिए आपके पेड़ के आसपास का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हमेशा वो वाष्पीकरण के द्वारा पानी निकालता रहता है, जिससे कारण आसपास का माहौल क्या होता है, ठंडा। अगर आप 10 पेड़ लगा दो तो आपके घर के पे कभी एसी लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, इतना ठंडा रखेगा वो, ठीक है। लेकिन ये इतनी गर्मी क्यों होती है, क्योंकि आसपास कुछ है नहीं। अब जो हवा आएगी वो पूरी तरह से गर्म होकर आपके पास पहुँचेगी, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, है ना। उसको ठंडा करने वाला कोई है ही नहीं आसपास में, तब हमको लगाना पड़ता है एसी, है ना। और एसी लगाते हैं, इंसान ने जितनी भी चीज़ें बनाई है ना, आपको पता है वो इनडायरेक्ट वे में हम ही को नुकसान पहुंचा रहा है। एसी बनाते हैं तो उससे निकलेगा, आप चैप्टर 6 पढ़ोगे आप, उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो CFC गैस बाहर निकलता है जो आपके वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहा है, ओजोन परत को डैमेज कर रहा है। ओजोन के डैमेज होने से अल्ट्रावायलेट किरणें नीचे पहुंच रही है और हमें 100 प्रकार के रोग दे रही है। तो घुमा फिरा के नुकसान हम ही को कर रहा है। नहीं, हम बड़ा खुश हो रहे हैं एसी लगा लगा के, अब फ्रिज लगा लगा के, और सारा नुकसान फिर हम ही को है। नहीं तो गांव में कम से कम ठीक है, लोग अभी एसी नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग शौक से लगा लेते हैं, ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का स्थानांतरण कहलाता है, यह फ्लोएम मैंने बता ही दिया आपको। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, तब सुक्रोज, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अब देखिए लास्टली क्या बचा, मानव में उत्सर्जन, ठीक है। तो उत्सर्जन किसकी सहायता से होता होगा, उत्सर्जन तंत्र की सहायता से, है ना। उत्सर्जन करने वाला कौन है, उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन क्या है, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ है, जो पाचन के दौरान वैसे पदार्थ जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुए, ठीक है, विषैले हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। कुछ पदार्थ हम लोग लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, कुछ सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र में थोड़ा सा देख लीजिए, ये मेन है हमारा किडनी, वृक्क, 2 जोड़ों में पाया जाता है, ठीक है। किडनी का मेन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर। आप सुनते हो क्या बराबर कि किडनी फेल हो गया, कुछ दिन बाद ख़राब हो गया, तो भाई कुछ दिन तो चलता है, लेकिन उसके बाद फिर वो भी भाई साहब निकल लेते हैं, क्योंकि किडनी ही फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। अगर वो नहीं निकलेगा तो
आजकल इसके जगह पे हम लोग थोड़ा सा डायलिसिस करते हैं, लेकिन डायलिसिस कब तक कराएंगे? बहुत महंगा प्रोसेस होता है। जिसकी किडनी खराब हो जाती है ना, उसको डॉक्टर डायलिसिस करता है। डायलिसिस मतलब समझ लो जो किडनी काम करता है वही बाहर काम कराया जाता है, तो वो प्रोसेस बहुत महंगा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं, एक बार डायलिसिस कराओगे 1 महीने में तो उसका खर्च ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो बताओ एक आम इंसान कितनी बार डायलिसिस करा सकता है? नहीं, मतलब अगर मान लो एक ऐसे इंसान जो भाई 4 लाख 5 लाख कमाता भी नहीं है, वो करा पाएगा डायलिसिस? अब जिसके पास पैसे की कमी नहीं, वो तो रह जाएगा तो 4 साल जिंदा पैसे के दम पे, लेकिन एक आम इंसान रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो फिर वो किडनी उधार मांगता है। इसीलिए भगवान ने 2 किडनी दिया है कि भैया एक खराब हो जाए तो एक से काम चलाओ, अब दोनों खराब हो जाए तो आ जाओ मेरे पास, मत और क्या। ठीक है, इसके बाद एक जोड़ा मूत्रवाहिनी यूरेटर होता है हमारे पास, मूत्राशय ब्लैडर होता है, और यूरेथ्रा जो ये हमारा पाइपिंग मूत्र मार्ग ये दिया गया आपका। अब देखिए ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र। मेन जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो होता है किडनी का। ये एग्जाम में बार बार आता है, किडनी का। इसका रोल याद रखिएगा। जो वृक्क होता है यही होता है जो मेन जो विषैले जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है ना, उसको इकट्ठा करना, बाहर निकालना। मूत्राशय बस जस्ट लाइक एक रोड है, एक रास्ता है बस जिसके थ्रू बाहर निकलता है। और ये ब्लैडर, ठीक है, और ये यूरेथ्रा, और ये क्या है? इसके अंदर इकट्ठा होता है। देखिए इंसान में जो ब्लैडर होता है ना, उसकी कैपेसिटी आधा घंटा से ज़्यादा नहीं होती है। जो हमारा शरीर में जो ब्लैडर है वो आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक स्टोर करके रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर उससे ज़्यादा स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो फिर पेन होने की समस्या, आगे चल के एक बहुत बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए एक कैपेसिटी है इसकी, उसका स्टोरेज टैंक, एक तरह से टैंक है, उसकी एक क्षमता है, जितना देर स्टोर कर सकता है वो करेगा। हाँ, अगर ये ब्लैडर नहीं होता तो क्या होता? पानी पीते वॉशरूम जाते, पानी पीते वॉशरूम जाते नहीं, लेकिन ये ब्लैडर है तो कुछ देर स्टोर करके रखता है और इसकी एक क्षमता होती है। और यूरेथ्रा के द्वारा फिर क्या करते हैं हम लोग? उसको एज ए फॉर्म ऑफ लिक्विड इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है और इसका उद्देश्य रुधिर में हानिकारक अपशिष्टों को बाहर निकालना है। देखिए वृक्क के अंदर ये मूत्र निर्माण प्रक्रिया होती कैसे है? इसमें क्या दिया है? कोशिका कुछ ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये एक रुधिर कोशिका का गुच्छा होता है। वुमेन कैप्सूल, वुमेन सर्किट, एक आगे फिगर दिया होगा, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें से आप लोग देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ये कोशिका गुच्छ होता है, ये आपका वृक्क की धमनियाँ है जहाँ से फिल्ट्रेशन करके आएगा। ये अलग से एक संग्रहक वाहिनी होता है, सपोर्टर बोलते हैं। और ये वृक्क धमनी की शाखा, वृक्क श्रिका की शाखा। ये फिगर्स आसान होता है, ये एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। इस फिगर को भी बनाना पड़ सकता है जब वृक्क में आपसे पूछेगा। ये वृक्काणु की रचना दिया गया है हमें, प्रोसेस समझ लीजिए क्या दिया है। कोशिका गुच्छ में कि जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश कर दी तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो एसिड तथा अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छन कर वोमन संकट कैप्सूल के अंदर चला जाता है। यानी कि ये जो कोशिका गुच्छ इसने क्या किया, ये सारा चीज़ जो है नाइट्रोजन, उसको फिल्टर करने के बाद ये फिल्टर करके छान के कहाँ पहुँचा दिया? वोमेन कैप्सूल या वोमेन संकुट बोलते हैं इसको। इसके बाद ये पे क्या हो गया? अवशोषण, वर्णात्मक और पुनः अवशोषण। देखिए हमारे शरीर में कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए। ये फिल्टर करने के बाद सब चीज़ बाहर नहीं निकालता है, जो ज़रूरी की चीज़ है उसको वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है। लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लवण और जल का पुनः अवशोषण होता है। ये सारा चीज़ बाहर नहीं निकालता। देखिए हमारा जो ये लिक्विड होता है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूरिक एसिड्स, यूरिया। कभी भी जब हम लोग इसके अंदर जब दिक्कत आती है, इसका हम टेस्ट कराते हैं तो देखिएगा इसका कलर हमेशा आता है येलोइश कलर में, पीला का टाइप का। इसका कारण क्या है? यूरिया। इसके अंदर यूरिया मिला होता है बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे दिया ना लवण, ये देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ऐसे ही एमिनो एसिड्स जिससे खाने से कलर कन्फर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये फिल्टर करके अवशोषित करके भेजता है। बेकार पदार्थों को ही बाहर निकाला जाता है, सारी अच्छी चीज़ें बाहर नहीं निकलती है। इसके बाद होता है नलिका श्रावण, जिसके थ्रू ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ जो हमें नहीं चाहिए। यूरिया वाला डेंजरस होता है हमारे बॉडी के लिए, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमें बाहर निकालना है।
ये अंतिम सिरे में रह जाते हैं तथा मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी या होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। अस्थायी क्यों? आधा घंटा से 1.5 घंटा स्टोरेज होती है और फिर उसको मूत्राशय के द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारे जानवरों में, जीव जंतु में इसी तरीके से होता है। ये टैंक्स होते हैं, स्टोरेज होते हैं, उसके द्वारा परफॉर्म होता है ये। देखिए मैंने अभी एक बात की थी ना कि किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी इज नथिंग, यही है डायलिसिस, अपोहन इसको बोलते हैं, डायलिसिस का प्रोसेस। इसमें क्या है, एक ऐसी युक्ति इसमें के द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम वृक्क से नाइट्रोजन पदार्थों को निष्कासन, सेम वही प्रोसेस जो वृक्क करता है वो बाहर कराया जाता है। एक मशीन है उसी टाइप का बनाया गया है, उसी प्रोसेस के लिए बनाया गया है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस या अपोहन। ये भी पूछा जा सकता है कि वृक्क खराब हो जाए तो कृत्रिम वृक्क, यानी कि अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है और कैसे करेंगे। प्रोसेस वही है, बहुत महंगा होता है, घर पे हम उसको करा नहीं सकते, हॉस्पिटल में ही कराना पड़ेगा डायलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, यही चीज़ है। यहाँ पे कुछ फिगर दिया है। एक स्वस्थ वयस्क प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्पंदन विक्र में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का इतना लीटर है, साथ बाकी अवशोषित हो जाता है। यानी कि हमारे पूरे बॉडी में इसकी कैपेसिटी 180 लीटर तक की होती है, इसमें इतना ही पार्ट हम लोग बाहर निकालते हैं, बाकी ऑब्जर्वेशन में चलता रहता है। ठीक है, अब सोचोगे सर हम लोग पानी तो 1-2 लीटर पीते हैं, बाकी सारा ब्लड फॉर्मेशन होता है ना, वो सारा प्रोसेस के अंदर बता रहा है टोटल। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पादप। बस लास्ट टॉपिक है ये कि पादप के अंदर उत्सर्जन कैसे होता है। पादप में हमारी तरह से नहीं होता, उसमें वाष्पोत्सर्जन जो पत्तियों के द्वारा होता है ना, द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई और अतिरिक्त जल बाहर निकल गया ऑस्मोसिस के द्वारा। इसके अलावा बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थों कोशिकीय रिक्ता में संचित रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे से व्हाइट लिक्विड टाइप का निकलता रहता है, चिपचिपा टाइप, वो भी एक उत्सर्जित पदार्थ ही होता है उसका। ठीक है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद, जिसकी मैं भी बात कर रहा था, गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहता है और कुछ रिश्ता रहता है। देख तो केला वाला का पौधा काटते हुए तक पानी टाइप का निकलता रहता है, रिश्ता रहता है। और बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिसके ऊपर ये गोंद टाइप का जम जाता है, आम के पेड़ के ऊपर भी दिख जाएगा, तो वो वही उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक, पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी उत्सर्जित करता है। कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो मिट्टी के अंदर भी वो रिलीज करता रहता है। बस इतना था हमारा चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस जैव प्रॉब्लम।